बात काफी पुरानी हो चुकी है। कुछ अजीब और डरावनी सी घटना घटी थी कई साल पहले। आज भी उस किस्से को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन समय और माह मुझे याद है। जनवरी का समय था। मुझे सर्दियों में घूमना फिरना पसंद है, तो अक्सर हम सहेलियां पहले से ही योजना बनाकर सब कुछ तय कर लिया करते थे। उस दिन भी मैंने और मेरी सहेलियों ने घूमने फिरने का मन बनाया था। जैसा कि मैंने बताया कि हम पहले से ही तय कर लिया करते थे, तो हमने उस दिन अगली सुबह किसी एक सहेली के घर मिलने और वहीं से आगे जाने का सोचा, जैसा कि हम अक्सर करते थे। सुबह के 9 बजे के करीब सब मेरे घर से ही रवाना हो गए। पूरा दिन काफी जगह घूमे फिरे, गपशप, फिल्म देखी, शॉपिंग की, जैसा कि अक्सर लड़कियां करती हैं। सर्दियों का समय था, तो शाम होने वाली थी। हल्का अंधेरा और धुंध छाने लगी थी। वैसे तो मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था, लेकिन उस रात बीती घटना ने मेरे नजरिए को बदल दिया। कुछ इस तरह हुआ कि सब घूम फिरकर और खा पीकर थक चुके थे। अंधेरा और सर्दी भी समय के साथ बढ़ रहे थे, तो सब ने वापस घर चलने का सोचा। कुछ सहेलियां एक साथ चल दी, कुछ मेरे साथ थीं। उनके घर ज्यादा दूर नहीं थे, तो उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा घर पहुंचने में। मेरा घर काफी दूर था, तो मैंने कुछ दूरी पैदल चलने की सोची। अब तक अंधेरा काफी घना हो चुका था और सर्दी भी धुंध के साथ बढ़ रही थी। अब तक सब सामान्य चल रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि सड़क पर मैं अकेली ही चल रही थी। सड़क पर धुंध होने बावजूद भी अच्छी खासी रोशनी पड़ रही थी। चलते चलते मैं काफी रास्ता तय कर चुकी थी, लेकिन अभी भी मैं घर से काफी दूर थी। अब तक धुंध काफी गहरी हो चुकी थी। मुझे अजीब बात यह लगी कि उस सड़क पर चलते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन उस बीच वहां से ना तो कोई गाड़ी निकली, ना ही कोई इंसान दिखा। गाड़ी न मिलने के कारण अब तक काफी पैदल चलना पड़ रहा था। कोई गाड़ी ना आते देख मैंने बाकी का रास्ता पैदल चलना जारी रखा। काफी देर तक चलते रहने से मैं थकने लगी थी। धुंध और सर्दी काफी गहरी हो चली थी। सड़क पर पड़ रही रोशनी भी अब गहरी हो रही धुंध में हल्की हो चली थी। रास्ता जाना पहचाना होने के कारण धुंध में भी मैं रास्ता पहचान पा रही थी। कुछ देर और चलने के बाद मैंने ध्यान दिया कि सड़क पर पड़ रही रोशनी काफी पीछे रह चुकी थी। धूधम और सर्दी अब काफी बढ़ गई थी। रास्ता अब धूधुंधला दिखने लगा था। ताज्जुब की बात यह है कि काफी देर चलते रहने के बावजूद मैं अभी तक घर से काफी दूर थी। मैंने कदम धीमे करके धुंध में रास्ता पहचानने की कोशिश की, पर मुझे अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ पा रहा था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इस स्थिति में आगे चलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मेरे मोबाइल की चार्जिंग पहले ही खत्म थी, तो मदद के लिए किसी को बुलाया नहीं जा सकता। आसपास धुंध के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। काफी समय गुजर रहा था, तो मैंने उसी सड़क पर चलना जारी रखा। अब सर्दी और धुंध की वजह से उस सड़क पर चलना मुश्किल लगने लगा था। ज्यादा समय गुजरने की वजह से भूख और थकान भी लगने लगी थी। कुछ मिनट की दूरी तय करने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपने पर्स में एक छोटी टॉर्च और माचिस हमेशा रखती हूं। मैंने वो छोटी टॉर्च निकाली। टॉर्च छोटी थी तो रोशनी भी ज्यादा नहीं थी और धुंध ज्यादा गहरी थी। हाँ, लेकिन फर्क इतना जरूर पड़ गया था कि अब मैं रास्ता देख पा रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी आसपास घुमाई, तो वो रास्ता मुझे जाना पहचाना नहीं लगा। कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे घबराहट के साथ डर भी लगने लगा था। मैंने सोचा शायद मैं धुंध में रास्ता भटक गई हूं। टॉर्च की मामूली रोशनी के सहारे अभी कुछ कदम आगे रखे ही थे कि लगा कोई पीछे से गुजरा। किसी के होने का आभास हुआ। मुड़कर देखा तो गहरी सफेद धुंध, जो रात के अंधेरे में काली भयानक लग रही थी, उसके सिवाय कुछ नहीं था। अपने डर पर काबू रखते हुए मैंने खुद को समझाया कि कोई जानवर होगा। रात काफी हो चुकी थी। सर्दी और अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और मैं अब तक घर नहीं पहुंची। रात बढ़ रही थी। सफेद धुंध काले साए की तरह लगने लगी थी। जैसे तैसे मैं हिम्मत करते हुए उस डरावनी रात में कदम उठाए चल ही रही कि किसी के होने की आहट महसूस हुई। मैंने रुक कर देखा, कोई नहीं था। मैं अपने मन को समझा ही रही थी कि शायद यह मेरा वहम ही है। कोई इतनी सर्द रात में यहां कैसे होगा? लेकिन हो सकता है
मेरी तरह कोई और भी रास्ता भटक गया हो। फिर यह सोचकर आगे कदम बढ़ाना सही समझा कि कहीं कोई चोर उचक्का न हो। अभी यह सोच ही रही थी कि एक गर्म हवा का झोंका चेहरे से टकराया। उस समय मुझे इतना तो समझ आ गया था, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी सर्दी में गर्म झोंका कहां से और कैसे आया। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, कुछ खास साफ नजर नहीं आ रहा था। इस बात से काफी डर गई थी कि कुछ है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन महसूस जरूर हो रहा है। अपने डर के साथ आगे बढ़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं। चलते चलते काफी समय हो चुका था। लगातार चलते रहने से अब पैर काफी दुखने लगे थे, कदम अब धीमे पड़ने लगे थे। तो सोचा कि कुछ मिनट कहीं रोका जाए, थोड़ा पैरों को आराम मिले, फिर आगे चला जाएगा। यही सोचकर मैंने छोटी टॉर्च घुमाई, आसपास नजर डाली, लेकिन सिर्फ घने अंधेरे के अलावा कुछ और नहीं दिख पा रहा था। मुझे वहीं पर एक पत्थर नजर आया। बिना समय गवाए वहां उस पत्थर के ऊपर बैठकर सोचने लगी कि यह सब हो क्या रहा है। अभी सोच ही रही थी कि फिर वही आहट सुनाई दी। फिर वही गर्म हवा का झोंका बिल्कुल पास से निकलता हुआ महसूस हुआ था। अब कुछ लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। टॉर्च की रोशनी से इधर उधर डाली तो कुछ साफ नहीं दिख रहा था। अचानक मुझे अपने से थोड़ी दूर कुछ नजर आया। मैंने ध्यान से उसे देखने की कोशिश की तो मुझे कोई धुंधला साया नजर आया। मारे डर के इतनी सर्दी में भी पसीने आने लगे थे। मैं चाहकर भी उस परछाई पर से नजर नहीं हटा पा रही थी। शरीर मानो जम गया हो। अचानक वो साया गायब हो गया। मैंने नजर इधर उधर घुमाई तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे ही पल वो साया बिल्कुल चेहरे के आमने सामने था। इतना करीब कि अंधेरे में भी साफ दिख पा रहा था। उसकी गर्म सांसें साफ महसूस हो रही थीं। अब समझ आ गया था कि यह साया काफी समय से पीछा कर रहा था और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली थीं। थोड़ी देर बाद जब मैंने हिम्मत करके आंख खोली और इधर उधर देखा तो वो साया गायब हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसकी मौजूदगी के एहसास से ही शरीर डर से जम रहा था। मैंने बिना समय गवाए वहां से निकालना ही ठीक समझा। उस अंधेरे में छोटी सी टॉर्च की रोशनी के सहारे तेजी से चलने लगी। उस साए की आहट उस माहौल को और डरावना बना रही थी। गर्म हवा उस साए के पास होने का एहसास दिला रहा था। डर की वजह से थकान भी अब महसूस नहीं हो रही थी। पैदल चलते समय यही मन में आ रहा था कि जल्द से जल्द ये रास्ता खत्म हो जाए और मंजिल मिल जाए। अचानक चलते चलते महसूस हुआ कि जैसे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे हों। टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। डरते हुए रोशनी अपने पैरों की तरफ करके देखना चाहा तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। शरीर मानो हवा में हो। इससे पहले कि कुछ समझ आता, कोई चीज मुझसे टकराई। टकराव बहुत जोर का होने के कारण मैं वहीं ऊंचाई से जमीन पर गिर गई। मुझे यकीन हो गया कि ये साया मुझे मारकर छोड़गा। फिर भी डरते हुए टॉर्च खोजने की कोशिश करने लगी, लेकिन टॉर्च और पर्स नहीं मिले। अब उस टॉर्च की रोशनी का भी सहारा न था। सिर्फ थी तो ठिठुरती सर्दी और चारों तरफ घना अंधेरा, घना कोहरा समेटे हुए। मैं हिम्मत करते हुए चलने की कोशिश करी ही थी कि पैर के दर्द से चीख निकल गई। शायद पैर में चोट लग गई थी, शायद चोट ज्यादा लग गई थी, खून भी निकला हो। अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। अभी कुछ कदम रखने की कोशिश की ही थी, फिर से अपने को हवा में महसूस किया। उसी साए की मौजूदगी का एहसास हो गया था। अब डर और दर्द से शरीर जम चुक था। अपनी मौत सामने दिख रही थी। मन में ख्याल आया कि अच्छाई बुराई एक साथ चलती है। यही सोचकर अपने ईश्वर का स्मरण किया और ईश्वर का मंत्र जो उस समय मुझे याद था, उसका जप मन में जोर से शुरू कर दिया। फिर एक जोर का टकराव हुआ और जमीन पर आ गिरी। इसके बाद आंख खोलकर देखा, सिर्फ अंधेरा ही नजर आया। उसके आगे याद नहीं। जब आंख खुली तो सामने घर वाले थे। शायद बेहोश हो गई थी। ताज्जुब की बात यह है कि घड़ी में उस समय सिर्फ 8 बज रहे थे, उसी दिन जिस दिन हम सहेलियां घूमने गए थे। पूछने पर पता चला कि मेरे मोबाइल नंबर से किसी ने कॉल किया था कि पास के एक पुराने खंडर कब्रिस्तान में एक लड़की बेहोश पड़ी है। शायद सर्दी की वजह से बेहोश हो गई है। लेकिन मैं वहां पहुंची कैसे? शायद मैं धुंध और रात के अंधेरे में रास्ता भटक गई। हैरान करने वाली बात थी कि मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया था,
तो फिर कॉल किसने की थी? फिर रात बीती सारा घटनाक्रम याद आने लगा। याद आया कि पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण चल नहीं पाई थी। लेकिन ये क्या? पैर में तो कोई चोट का निशान है ही नहीं। हल्की सी मौज या दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। यह कैसे हो सकता है मानो मैंने जागती आंखों से कोई सपना देखा हो? वो सच या सपना? क्या वो साया सच में था? क्या वो वापस आएगा? अभी मैं सोने ही जा रही थी कि मुझे वही जानी पहचानी आहट सुनाई पड़ी। वही गर्म हवा का झोंका छूकर निकल गया। डर के मारे मेरे पसीने छूट गए। रात बीती घटना को भुलाने की कोशिश करते हुए वही मेज पर रखी किताब उठा ली और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आंख कुछ देर से खुली। देर तक पढ़ने की वजह से और रात बीते घटनाक्रम से काफी थकान महसूस हो रही थी। दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डाली तो 7 बज रहे थे। याद आया कि मुझे तो कॉलेज जल्दी जाना था, क्योंकि लाइब्रेरी से कुछ किताबें जारी करवानी थीं। इसलिए वक्त न गंवाते हुए जल्दी तैयार होकर नाश्ता करने चली गई। माँ ने रोका, आज आराम करो, थकी हुई लग रही हो। पर मैं जरूरी काम है बोलकर फौरन घर से निकल गई। नंदनी, नंदनी, अरे कहाँ? खोई हुई 3.1 हो, ऐसा क्या पढ़ रही हो? ऐसा कहते हुए काशी ने किताब छीन ली। ऐसा क्या है इन किताबों में जो तुम पढ़ते पढ़ते उसमें खो जाती हो? इस पर मैंने कहा कि वो इसलिए कि मुझे रहस्यमयी, रहस्य भरी, रोमांचक और जादुई कहानियां पढ़ना पसंद है। इस बात पर काशी कुछ न बोल सकी, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के साथ लाडली हूं, जबकि काशी संयुक्त परिवार में रहती थी। काशी का एक भाई था, मिलिंद। काशी की तरह मिलिंद भी मेरा अच्छा दोस्त था। हम सब एक ही स्कूल में पढ़े थे, अब एक ही कॉलेज में भी एक साथ पढ़ रहे थे। काशी मेरी अच्छी सहेली थी, फिर भी उसकी रुचि किताबों में नहीं थी। इसके विपरीत मिलिंद की रुचि किताबें पढ़ने में थी। तभी तो वो आज लाइब्रेरी मुझसे पहले पहुंच गया था। मिलिंद और काशी को किसी के यहां जाना था, तो वो कॉलेज से जल्दी घर चले गए थे। मैं भी घर जल्दी लौट आई थी और थके होने के कारण सो गई थी। शाम का समय हो चला था। मां की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई थी। मां चाय मेज पर रखकर चली गई थी। मैंने उठकर चाय का क्रिप उठाया और वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ और खिड़की से बाहर देखने लगी। सड़क पर सर्दी की वजह से इक्का दुक्का ही कोई आदमी दिख रहा था। हल्की धुंध के साथ अंधेरा फैलने लगा था। तभी मेरी नजर एक तरफ पड़ रही छाया पर पड़ी। इंसान की आकृति से अलग इतनी विशाल छाया किसकी हो सकती थी? मेरा दिल धक से बैठ गया। मैंने तुरंत खिड़की का पर्दा गिरा दिया। मैंने हिम्मत करके पर्दा हटाकर वापस वहीं देखा, पर वहां कोई साया नहीं था। आश्चर्य से सोचते हुए वापस पर्दा गिराकर मेज पर रखी चाय पीने बैठ गई थी। फिर लाइब्रेरी से लाई किताबें देखने लगी। एक किताब निकाल के पढ़ने बैठ गई। मां की आवाज सुनकर ध्यान टूटा। खाने के लिए बुला रही थी। खाना खाकर वापस आकर किताब पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई पता नहीं चला। रात को अचानक मेरी नींद गर्मी बढ़ने और घुटन की वजह से खुल गई थी। मैंने उठकर रूम हीटर बंद कर खिड़की खोल दी और वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वहीं बैठे हुए आंख लग गई। पानी की बूंदें चेहरे पर गिर रही थी, मानो बारिश की बूंदें हों। आंख खुल गई थी। चारों तरफ अंधेरा था। ठंड भी काफी बढ़ गई थी। मैं उठकर खिड़की बंद करने गई तो किसी चीज से टकराकर गिर गई। झुककर देखा तो कोई पत्थर लगा। लेकिन कमरे में पत्थर कहां से आएगा? ध्यान से देखा तो होश उड़ गए। वही पत्थर जिस पर मैं उस रात बैठी थी। आसपास गौर किया तो समझते देर नहीं लगी कि यह एक कब्रिस्तान है और जिस पत्थर से पैर लगा था कोई कब्र थी। मैं यहां कैसे आ गई? ये सपना है या हकीकत? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी तेज बारिश के साथ कोहरा और भी घना हो गया। बारिश में भीगने की वजह से तेज सर्दी लगने लगी थी। तभी किसी के पुकारने की आवाज आई, नदन्नी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी डरावनी आंखें मुझे घूर रही थीं और गर्म हवा के झोंके माहौल को और भयानक रूप दे रहे थे। तभी फिर से आवाज आई, नंदनी। अचानक आंख खुली तो देखा मां सामने खड़ी थी। मन में सोच ही रही थी कि मां यहां कैसे आई। उससे पहले ही मां ने पूछ लिया कि कुर्सी पर क्यों सो रही हो और खिड़की इतनी सर्दी में खुली क्यों रखी है। मुझे हैरान देखकर मां बोली, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं।
शायद पढ़ते हुए यहीं सो गई थी। माँ ने खिड़की बंद करी और सोने चली गई। मैंने गौर किया कि मेरे कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे, लेकिन माँ को क्या मेरे गीले कपड़े नहीं दिखे? अगर यह सपना था, तो सर से लेकर पांव तक कपड़े भीगे कैसे सकते हैं? भीगे हुए कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर आ रही थी कि अचानक लाइट चली गई थी। मैं घबराकर बाथरूम से बाहर आ गई और अपना मोबाइल खोजने लगी। मोबाइल अंधेरे में न मिलने की वजह से दराज में रखी मोमबत्ती जला ली थी। मैंने गौर किया, सामने लगे आईने पर वही साया ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैं उसे अब साफ साफ देख पा रही थी। उसकी वही डरावनी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी गर्म सांसें बालों को छू रही थीं। मुझे अब यकीन हो चुका था कि ये कोई सपना या वहम नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, एक जोर का धक्का लगा और मेरा सर पीछे दीवार से जा टकराया। सवेरे आंख खुली तो सर दर्द से फटा जा रहा था। कमरे से बाहर आकर मां को कॉफी के लिए बोलने चली गई। सर पर हाथ रखा देखकर मां ने माथा छुआ तो तेज बुखार था। कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए दवाई खाकर वहीं सोफे पर आराम करने लगी। लेकिन रात की घटना से यकीन हो चला था कि यह कोई वहम नहीं था। सोच में पड़ गई थी कि वो साया चाहता क्या था, कहां से आया। थोड़ी देर बाद बुखार उतर गया तो मैं नाश्ता खाकर कमरे में आराम करने चली गई थी। अगले दिन मैं ठीक महसूस कर रही थी तो मैंने कॉलेज जाने का सोचा। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं और काशी कॉलेज की कैंटीन में चले गए। थोड़ी देर बाद मिलिंद भी वहां आ गया। मिलिंद कुछ साल बीती किसी घटना की बात कर रहा था। हमें खासकर मुझे ऐसे किस्से सुनने की बड़ी जिज्ञासा होती थी। मिलिंद खंडहर कब्रिस्तान की तरफ जा रही सुनसान सड़क के बारे में बात कर रहा था। उस सड़क पर दिन में भी चहल पहल नहीं होती थी। शाम के समय वो सड़क सुनसान होने की वजह से और भी डरावनी लगती थी। उस सड़क के बारे में काफी अफवाहें फैली हुई थीं, इसलिए लोग वहां दिन में भी जाने से डरते थे। कुछ साल पहले एक प्रेमी जोड़ा उसी सड़क से गुजर रहे थे, जिनके नाम अजय और मालती थे। वो लोग इस सड़क के बारे में फैली बातों से अनजान थे। मालती की लाश संदिग्ध हालत में कब्रिस्तान में मिली थी और अजय बेहोशी की हालत में सड़क पर पाया गया था। होश आने पर उसने बताया कि दोनों उसी सड़क पर मोटर बाइक से जा रहे थे। दूसरे रास्ते पर जाम की वजह से इस सड़क से शॉर्टकट ले लिया था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मौसम और मूड दोनों अच्छा था, इसलिए बातें करते जा रहे थे, आसपास की खामोशी का लुत्फ उठा रहे थे कि मालती को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी, जबकि अजय को कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। मालती ने बाइक रुकवाई और सड़क से थोड़ी दूर अंदर जा रहे एक कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। रास्ता बहुत खराब था और अजय को कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी, तो अजय ने मालती को वापस चलने को कहा। इस पर मालती नाराज होते हुए बोली कि तुम कितने स्वार्थी हो। एक बच्चा शायद इस सुनसान रास्ते पर भटक गया है और रो रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और तुम हो कि? अजय कुछ न बोला और वहीं बाइक खड़ी करके साथ चलने लगा। रास्ता काफी खराब था। मालती और अजय चलते हुए एक पुराने खंडहर हो चुके कब्रिस्तान में पहुंच गए थे। अजय ने कहा, लगता है कि काफी पुराना खंडहर कब्रिस्तान है, शायद यहां कोई आता जाता नहीं। मालती ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि शायद उस तरफ से आवाज आ रही है। अब तक जो आवाज अजय को नहीं सुनाई दी थी, वो पहली बार अजय को सुनाई पड़ी। अजय गौर से चारों तरफ देखा और मालती से कहा, शायद तुम ठीक कह रही थी, यहां कोई बच्चा रास्ता भटक गया है। जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, बच्चे के रोने की आवाज पास सुनाई पड़ रही थी। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चलने पर उन्हें वहां एक पुराना घर दिखा। दोनों ने गौर किया, आवाज उस घर से आ रही थी। दोनों आगे उस खंडहर घर की तरफ बढ़ने लगे।